रूस और अमेरिका का सीधा टकराव हो चुका है। विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका कभी भी सच हो सकती है। ब्लैक सी में तीसरे विश्व युद्ध का पर्ल हार्बर जैसा सरप्राइज अटैक हो चुका है। यह अटैक हुआ है अमेरिका के सबसे एडवांस्ड MQ-9 रिपर ड्रोन पर। अमेरिका का यह ड्रोन ब्लैक सी में रूस के सेवास्तोपोल नेवल बेस के नजदीक मंडरा रहा था। उसी दौरान सुखोई फाइटर जेट से इसे इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन कैमरे से अमेरिका ने सुखोई विमानों की टक्कर भी देखी। बाइडेन तुरंत एक्शन में आ गए। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका और रूस की सीधी टक्कर हुई। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक बहुत बड़ी हलचल है। दोनों सुपर पावर महाविनाशक अटैक के लिए तैयार हैं। युद्ध में सबसे बड़ी आशंका थी रूस और अमेरिका का सीधा टकराव। अब यह आशंका सच हो चुकी है। अमेरिका और रूस का सीधा टकराव शुरू हो चुका है और इसका मतलब है विश्व युद्ध। अब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहा, रूस यूक्रेन की जमीन पर बड़े हमले करता रहा। पहली बार यह हुआ कि बाइडेन और पुतिन की एयरफोर्स आमने सामने आ गई, एक दूसरे से टकरा गई। अमेरिका और रूस का टकराव हुआ है ब्लैक सी के ऊपर। चौदह मार्च को सेंट्रल यूरोप में 7:03 हो रहे थे। ठीक उसी वक्त अमेरिका और रूस का टकराव हुआ। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। रूस के विमानों को जैसे ही ड्रोन की भनक मिली, उसे घेरने के लिए उड़ान भर दी गई। ब्लैक सी के ऊपर उड़ते MQ-9 रीपर ड्रोन के नीचे से रूस के दो सुखोई 27 विमानों ने उसे ओवरटेक किया। ओवरटेक करते हुए सुखोई विमान के पायलट ने फ्यूल ड्रॉप किया, जिसका मकसद था ड्रोन पर फ्यूल गिराना। 19 बार इसी क्रम को दोहराया गया और इसी दौरान रूस के एक सुखोई विमान का पिछला हिस्सा रीपर के प्रोपेलर से टकरा गया। प्रोपेलर ध्वस्त होते ही ड्रोन गिरने लगा और उसका मलबा ब्लैक सी में गिर गया। ड्रोन के गिरते ही अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर वर्जीनिया के लैंगली में हड़कंप मच गया। बाइडेन को तुरंत ड्रोन क्रैश की जानकारी दी गई। पेंटागन ने ड्रोन क्रैश पर तुरंत बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है। पेंटागन ने इसे रूस के पायलट की गलती बताया, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया कि ड्रोन उसके फाइटर जेट्स की वजह से गिरा है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका और रूसी फौज के बीच ये पहला टकराव है। अमेरिका ने आनन फानन में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव को तलब किया। अमेरिका ने रूस पर हमले की चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी सीनेट नेता चक शूमर ने कहा है कि रूस का हमला युद्ध के लिए उकसावा है।
इस समय क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों तरफ बहुत बड़ी हलचल है। अमेरिका और रूस दोनों कभी भी एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। रूस ने कहा है कि युद्ध भड़काने वाला कदम उसने नहीं, अमेरिका ने उठाया है। अमेरिका ने कहा है कि उसका ड्रोन इंटरनेशनल वायु क्षेत्र में था। रूस ने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन उस वायु क्षेत्र में घुसा जिसे युद्ध के दौरान प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि उसका ड्रोन रूटीन ऑपरेशन पर था। रूस ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन रूस के सैन्य बेस की जासूसी करने आया था। रूस ने दावा किया है कि ड्रोन के जरिए अमेरिका उसके बेस की जासूसी करके यूक्रेन को जानकारी दे रहा है ताकि रूसी बेस पर हमले किए जा सके। अब तक यूक्रेन की जमीन पर बारूद बरसता रहा। लेकिन पहली बार अमेरिका का ड्रोन धराशायी होते ही विश्व युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका के इस ड्रोन ने रोमानिया के तुर्जी से नेटो बेस से उड़ान भरी थी। तुर्जी में नेटो का MQ-9 रिपर ड्रोन बेस है। ब्लैक सी में रूस का सेवेस्तोपोल बेस तुर्जी से 750 किलोमीटर दूर है, जहां ये ड्रोन पहुंचा। ब्लैक सी में रूसी बेस से 180 किलोमीटर दूर ये ड्रोन गिरा है। रिपर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। रूस के मुताबिक रिपर ब्लैक सी नेवल फ्लीट की जानकारी जुटाने के लिए आया था। ये ड्रोन 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड सर्विलांस और अटैक ड्रोन है। रीपर ड्रोन ध्वस्त होने के बाद माना जा रहा है कि रूस अमेरिका में सीधी जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका के लिए ये ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते 24 घंटे में रूस ने सिर्फ अमेरिका से ही सीधी टक्कर नहीं ली है, बल्कि 3 ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं जिससे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चौदह मार्च की सुबह रूस ने अमेरिका का रीपर ड्रोन गिराया। बाल्टिक सागर के ऊपर ब्रिटेन और जर्मनी ने रूसी फाइटर जेट्स इंटरसेप्ट किए। नॉर्वे ने रूस के Su-24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट किया। रूस के फाइटर जेट्स नॉर्वे और बाल्टिक सागर में गश्त लगा रहे थे। दोनों मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स का टकराव नेटो देशों से हो गया है। नेटो से सीधे टकराव का मतलब है कि विश्व युद्ध की आग भड़क चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड ने उड़ाया है रूसी टैंक को। जावेलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से किया गया बड़ा हमला। मिसाइल ने सीधा रूसी टैंक को ही हिट किया। रूसी टैंक में हुआ इसके बाद जबरदस्त धमाका। पिन पॉइंट एक्यूरेट स्ट्राइक में रूसी टैंक को तबाह किया गया। ब्लैक सी में अमेरिकी रिपर ड्रोन तहस नहस कर दिया गया। यूएस डिफेंस का आरोप है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने MQ-9 रिपर ड्रोन की पहले घेराबंदी की, फिर उसे मार गिराया। अब वजह जो भी हो, मगर इस घटना के बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन ऑन हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक सी में यूएस ड्रोन मार गिराए जाने की यह घटना अमेरिका के लिए दूसरा पर्ल हार्बर बन चुकी है, जिसका मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में सुपर पावर की सीधी एंट्री। 78 साल बाद एटम बम से सनसनी, आखिर कैसे? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में जो किरदार अमेरिका ने निभाया है, ठीक उसी किरदार में अमेरिका 8 दशक पहले था। जब दुनिया के कई मुल्क तो जंग में उलझे थे, मगर अमेरिका दूर से तमाशबीन बना हुआ था। जंग लड़ने वाले देशों को हथियार बेच रहा था।
बेफिक्र बेपरवाह अमेरिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई मुल्क उस पर भी अटैक कर सकता है। उसकी सरजमी को बम गोला बारूद से दहला सकता है। मगर ऐसा हुआ, वो भी महाशक्ति अमेरिका को भनक लगे बिना। दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई। दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। कई मुल्क बारूदी कोहराम से तबाह हो चुके थे। मगर उसी वक्त अमेरिकी नेवल बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायु सेना ने ऑपरेशन जेड शुरू कर दिया। जिसमें एक साथ जापानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने धावा बोल दिया। पर्ल हार्बर में मौजूद यूएस नेवी के जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से बारूद बरसने लगा। दर्जनों फाइटर जेट्स ने पूरी घेरेबंदी के साथ पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी बेड़े को तहस नहस कर दिया। जापान वायुसेना की तरफ से किए गए इस हमले में यूएस नेवी के 6 जंगी जहाज और 112 बोटें तबाह कर दी गई। इसके अलावा 164 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हो गए। 2500 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक भी मारे गए। जानते हैं जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक क्यों किया था। दरअसल उस वक्त महाशक्ति अमेरिका चीन की मदद कर रहा था, उसे हथियार सप्लाई कर रहा था। और कहीं ना कहीं ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने की जो घटना हुई है, उसके पीछे भी यही आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, वो भी रूस की तमाम चेतावनियों के बाद। आपको बता दें कि जापान को अमेरिका से भिड़ना बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। चंद दिनों में ही युद्ध के सारे समीकरण बदल गए और जापान की तरफ से शुरू हुए अघोषित युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका को सबसे बड़ी जंग में सीधे उतरने पर मजबूर कर दिया। जिसका अंजाम क्या हुआ, वो 6 अगस्त 1945 यानी पर्ल हार्बर अटैक के 4 साल बाद दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि जो गलती 8 दशक पहले जापान ने की, क्या इस बार रूस ने ब्लैक सी में उसी को दोहराया है। क्या काला सागर में अमेरिकी ड्रोन पर हमला पर्ल हार्बर 2.0 है? क्या इस हमले का जवाब सुपर पावर अमेरिका बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में देगा? क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका से दुश्मनी लेने का मोल चुकाना पड़ता है। जिसने भी सुपर पावर पर हमले की हिमाकत की, उसकी बर्बादी तय हो जाती है। ऐसे में यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि अब आगे क्या होगा। मसलन ब्लैक सी में यूएस नेवी की 7th फ्लीट मोर्चा संभालेगी। अमेरिकी वायुसेना के जंगी फाइटर कीव में तैनात होंगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द ही परमाणु बम फटेगा? अगर महाशक्ति अमेरिका पूरी ताकत से जंग में कूद गया तो यकीनन तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका की टेंशन सिर्फ ब्लैक सी में MQ-9 रीपर ड्रोन पर अटैक ही नहीं, बल्कि उसका मलबा भी है।
जो अभी भी काला सागर की गहराई में कहीं मौजूद है, जिसकी तलाश न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि रूस को भी है। जानते हैं क्यों? दरअसल MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे से सेंसिटिव तकनीक हासिल हो सकती है। रूस को मलबा मिला तो वो तकनीक के जरिए नया ड्रोन बना सकता है। इतना ही नहीं, रूस अपने ओरियन ड्रोन को भी अपग्रेड कर सकता है। दरअसल अमेरिकी वायुसेना का MQ-9 रीपर ड्रोन अटैक और जासूसी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में इस ड्रोन का मलबा और ब्लैक बॉक्स अमेरिका और रशिया दोनों के लिए काफी अहम है। हालांकि जिस जगह MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा है उसकी घेराबंदी अमेरिकी नौसेना ने करने का दावा किया है, मगर इसके ठीक उलट रूसी टेलीग्राम चैनल ने यह भी दावा किया है कि रूसी नौसेना ने अमेरिकी ड्रोन का मलबा कलेक्ट कर लिया है। किसके दावे में सच्चाई है, फिलहाल इस पर दो सस्पेंस है, मगर इस घटना के बाद से ही रूसी नौसेना एक्शन में आ चुकी है। रूसी डिफेंस की माने तो ब्लैक सी में रूस के 17 युद्धपोत मौजूद हैं, जिनमें से 4 मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। रूस की सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात है। मतलब ये कि महाशक्ति अमेरिका से आर पार की जंग के लिए रूस ने भी कमर कस ली है। अब इंतजार है तो सिर्फ अमेरिका के पलटवार का। अब वो आसमान से होगा, जमीन से होगा या फिर समंदर से, ये आने वाले चंद घंटों या फिर दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी हथियार डिपो को तबाह किया है। नीप्रो नदी के पास मौजूद था रूस का ये हथियार डिपो। धू-धू कर जलता दिखा रूस का हथियार डिपो जो नीपर नदी के पास था। हथियार डिपो में रखी आर्टिलरी और गोला बारूद पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन और रूस का युद्ध अगले 2 महीनों में बेहद भयानक होने जा रहा है। मई के महीने से यूक्रेन में गर्मी शुरू हो जाएगी और युद्ध का तापमान बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों ने यूक्रेन में गोला बारूद की सप्लाई बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके जवाब में पुतिन आसमान से आग बरसाने वाले हैं, जिसके लिए रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन डबल करने का हुक्म जारी कर दिया है। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री में सटीक निशाने लगाने वाली KH-101 गाइडेड क्रूज मिसाइल बनाने का काम अंधाधुंध रफ्तार से चल रहा है। यूक्रेन में अब तक रॉकेट और टैंकों से आग बरस रही थी। लेकिन अब आसमान से धरती पर बारूदी आग बरसाने की तैयारी है। यूक्रेन को अब तक अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश इस बात का भरोसा देने में जुटे थे कि 1 साल से भी ज्यादा लंबी जंग में रूस का गोला बारूद खत्म होने लगा है। यूक्रेन का हौसला भी इसी बात से बढ़ा था कि अब वो अमेरिका और यूरोप के हथियारों के दम पर रूस को हरा देगा। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन को खंडहर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इस बार की गर्मी में रूस की सेना यूक्रेन पर आसमान से इतनी आग बरसाने वाली है कि यूक्रेन की धरती पर सिर्फ खंडहर, धुआं और खौफ नजर आएगा। यूक्रेन पर रूस के प्रहार पार्ट 2 का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है KH-101 गाइडेड क्रूज मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने हाल ही में सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने गाइडेड मिसाइलों का प्रोडक्शन दोगुना करने का आदेश दिया और उनके आदेश पर फौरन अमल भी शुरू हो गया। रूस के इस आदेश के बाद यह भी साफ हो गया कि यूक्रेन पर अब तक रूस का हमला सिर्फ ट्रेलर था।
नेटो, अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों का ये अनुमान भी हवा हवाई था कि रूस के हथियारों का भंडार खत्म हो गया है। सच्चाई ये है कि रूस अब तक यूक्रेन युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही मान रहा है, इसलिए हमले के लिए उसने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अब रूस का यूक्रेन पर प्रहार आर पार के युद्ध के लिए होगा। इस बात का ऐलान भी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कर दिया है। पेस्कोव ने यूक्रेन और उसके मददगार नेटो को धमकी दी है कि युद्ध क्या होता है इसका पता नेटो और यूक्रेन को बहुत जल्द लग जाएगा। रूस की इस धमकी के बीच ही यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई बढ़ाने का खाका खींच लिया है। यूरोप के अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने यूरोप की हथियार फैक्ट्रियों को 200 करोड़ यूरो यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए का सिर्फ टैंक और तोप का गोला बनाने का ऑर्डर दिया है। पॉलिटिको के मुताबिक अब तक की जंग में रूस रोजाना 20,000 से ज्यादा गोले दाग रहा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से मुश्किल से 2,000 गोले ही दागे जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को भरोसा है कि एक बार उसने टैंक और तोप में लगाए जाने वाले शेल्स की सप्लाई बढ़ा दी तो जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो जाएगा। यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए पोलैंड से लेपर्ड टैंकों की खेप भी लगातार पहुंचाई जा रही है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक्स भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए रूस ने यूक्रेन में अब अपनी उस महिला बटालियन को तैनात करने का फैसला किया है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के अत्याधुनिक टाइगर टैंक्स को तहस नहस कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर किसी देश ने महिला टैंक क्रू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार पुतिन रूस आर्मी के विमेन पावर पर दाव आजमाने जा रहे हैं। 2019 के मिलिट्री वॉर गेम्स में रूस ने अपनी जिस महिला टैंक क्रू की झलक दिखाई थी, वही टैंक बटालियन अब यूक्रेन में मोर्चा संभालने जा रही है। इस बटालियन में सिर्फ महिला सैनिक हैं जो टैंक में लोड होने वाले 19 किलो के गोले किसी खिलौने की तरह उठा लेती। रूस की तैयारी इस बार यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने की, और ये भी संभव है कि अगले 2 महीने में युद्ध का दायरा यूक्रेन से बाहर तक फैल जाए और यूरोप के कई देश भी जंग की आग में धधकने लगे। इसकी वजह यह है कि रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके अब अमेरिका और नेटो के देशों ने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले हफ्ते यूक्रेन की वायुसेना को अपने बिग फाइटर प्लेन देगा। वहीं अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रूस के खिलाफ हमले के लिए यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन्स दिए जाएं। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को फाइटर प्लेन दिए तो इसे रूस पर अमेरिका और यूरोप का सीधा हमला माना जाएगा। उसके बाद रूस का कहर कहां और कितना टूटेगा, इसकी कल्पना भी नेटो के देशों ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही वो नाम है जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है और युद्ध में रूस की जीत को मुश्किल बना रहा है। पिछले कई महीने से रूस कई बार ब्रिटेन को धमकी दे चुका है, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद नहीं छोड़ी। यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक के साथ ही हथियारों का भारी जखीरा भी मिलने वाला है। रूस को डर है कि ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसे हथियार दे सकता है जिससे यूक्रेन रूस की जमीन पर धमाका कर सकता है। यही वजह है कि रूस ने कई बार ब्रिटेन से बदले की आवाज उठाई है। अब रूस के एक पूर्व जनरल ने कहा है कि ब्रिटेन को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो देना चाहिए। पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले भी टीवी पर इसी मामले पर माहौल बना रहे हैं। यूक्रेन की इस गोलाबारी में ब्रिटेन का गोला बारूद का बहुत बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन की सेना की ताकत के पीछे ब्रिटेन के हथियार बहुत अहम वजह है। भविष्य में ऐसे ही चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर हमला होगा तो उसकी वजह भी ब्रिटेन और उसके पीएम ऋषि सुनक होंगे।
युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी यूक्रेन की मदद में सबसे आगे है। ब्रिटेन को लेकर रूस की तरफ कई धमकियां जारी हुई, लेकिन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीछे हटने के बजाय हथियारों का नया जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक के फैसलों ने ही अब ब्रिटेन को रूस का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है। रूस में अब ब्रिटेन से बदले की मांग उठ रही है। लंदन को तबाह करने की अपील की जा रही है। रूस की मीडिया में ब्रिटेन को लेकर बड़े अफसरों के हवाले से रिपोर्ट छापी जा रही है। टीवी शो में पुतिन से कड़े फैसले लेने की अपील हो रही है। लेटेस्ट न्यूज में एक पूर्व रूसी जनरल का हवाला है। पूर्व रूसी जनरल ने न सिर्फ ब्रिटेन को तबाह करने की मांग की है, बल्कि पुतिन को ब्रिटेन पर हमला करने का तरीका भी सुझाया है। पूर्व रूसी जनरल ने ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की मांग की है। रिटायर्ड रूसी जनरल ने ब्रिटेन पर हमले की मांग की है। पुतिन को पोसाइडन टॉर्पीडो के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। 1000 फीट ऊंची लहरों से ब्रिटेन को तबाह करने की अपील की गई है। रूस में टीवी शो के जरिए पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले एक्टिव हैं। टीवी शो में रूस के पोसाइडन हथियारों की चर्चा हो रही है। ब्रिटेन को टारगेट करने की डिमांड उठ रही है। रूसी टीवी एंकर और प्रचारक व्लादिमीर बोलोवियोक ने एक शो में कहा कि अगर पोसाइडन ने ब्रिटेन पर हमला किया तो सुनामी को ट्रिगर करेगा और ब्रिटेन को समुद्र के तल में डुबो देगा। रूस की जिस ताकत का जिक्र बार बार हो रहा है वो एक बेहद घातक हथियार है। इस हथियार का नाम है पोसाइडन टॉर्पीडो। ये हथियार कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बताएं। उससे पहले पोसाइडन टॉर्पीडो के असर को समझिए। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रहार हुआ तो ना वैज्ञानिक चेतावनी दे सकेंगे, ना ही भूकंप के झटकों से खतरे का सिग्नल मिलेगा। अचानक समंदर में तरंगे उठेंगी और फिर आएगी सुनामी। समंदर की शांत लहरों को पुतिन जब चाहे तूफानी बना सकते हैं। दुनिया के जिस हिस्से में चाहें सुनामी ला सकते हैं। किसी भी देश के तटीय इलाकों में बर्बादी ला सकते हैं। पुतिन की इस सुनामी वाली शक्ति की वजह है बेलगोरोद पनडुब्बी, जिसे अब मिशन पर रवाना किया जा चुका है। रशियन नेवी की एक यूनिट इसे गहरे सागर में लेकर उतर चुकी है। सुनामी आएगी न्यूक्लियर, रेडिएशन होगा भयंकर। अब तक दुनिया में जितनी बार भी सुनामी आई है, पानी की ऊंची लहरों से बर्बादी हुई है। घर, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई थी। कई लोग पानी में डूब गए थे। समंदर की उफनती लहरों ने तटीय इलाके और द्वीपों को मलबे से भर दिया था। सुनामी को रोकने के लिए अब तक किसी देश के पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। सुनामी को रोकने के लिए ना ही एयर डिफेंस कारगर साबित हो सकता है और ना ही कोई मशीनी ताकत। सुनामी कुदरत का कहर है, जिसकी वजह समुद्र तल के भीतर भूकंप है। लेकिन पुतिन अपनी मर्जी से सुनामी लाने की शक्ति हासिल कर चुके हैं। वो तटीय इलाकों में रेडिएशन फैला सकते हैं। पुतिन के ऑर्डर पर अगर गैर कुदरती सुनामी आई तो समझ लीजिए वो पानी बेहद जहरीला होगा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे। रूस के पास बेलगोरोद पनडुब्बी है। ये दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी नहीं बनी है। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए गए हैं। पनडुब्बी में स्कूल बस जितनी बड़ी न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। 184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। सबमरीन में 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हैं। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। अब आप एक एक ड्रोन की ताकत समझिए। हर ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है।
धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन टॉर्पीडो को रूस ने दुश्मन के बंदरगाहों को तबाह करने के लिए तैयार किया है। एक बार अटैक के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा, जिसकी वजह से दुश्मन देश का कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ सकता है। रूस में इसी हथियार के इस्तेमाल की मांग उठी है। इसी हथियार से ब्रिटेन से बदला लेने की मांग है। रूस में उठ रही ये डिमांड ब्रिटेन के लिए एक चेतावनी भी है, लेकिन ब्रिटेन अब तक ऐसे तमाम धमकियों से डरा नहीं है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बदहाल अर्थव्यवस्था की आग में झुलसा पाकिस्तान अब गृह युद्ध की आग में जल उठा है। ये सब हो रहा है नया पाकिस्तान बनाने का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वजह से। जज पर टिप्पणी और तोशाखाना गबन मामले में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पुलिस उनको लाहौर के जमा पार्क वाले घर पर गिरफ्तार करने पहुंची और पूरे पाकिस्तान में आगजनी, हिंसा और पुलिस के साथ पीटीआई कार्यकर्ताओं का टकराव शुरू हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी फिलहाल सुबह 10 बजे तक टाल दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में हिंसा भड़कती जा रही है। पाकिस्तान के गले में कंगाली का फंदा पहले ही उसका दम घोंट रहा है, लेकिन सत्ता के लालच की जंग ऐसी छिड़ी की सांस सांस को तरसते पाकिस्तान को आंसू गैस से धुआं धुआं कर दिया गया। ये धुआं धुआं मंजर हुआ है पाकिस्तान का भविष्य बनाने का नारा देने वाले इमरान खान की वजह से। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर के जमा पार्क पहुंची और इसके बाद पाकिस्तान में हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। इमरान खान के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जमा पार्क में जमा हो गए। पुलिस से भिड़ंत हो गई। हालात ये हो गए कि इमरान खान के घर के बाहर सेना की तैनाती करनी पड़ी। पंजाब रेंजर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। लाहौर शहर के अलग अलग इलाकों में इमरान के समर्थकों के निशाने पर पुलिस आ गई। इमरान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं के लिए दुश्मन बन गई। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जहां पुलिस की गाड़ी दिखी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सबसे ज्यादा हालात बिगड़े इमरान खान के घर के बाहर। नारे लगाती गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। समर्थकों की भीड़ पर काबू करने के लिए रबर बुलेट चलाई गई। पुलिस ने इमरान खान के घर के अंदर भी टीयर गैस के गोले फेंके। इमरान खान अपने समर्थकों से मिलने के लिए बाहर निकले तो गैस मास्क पहने नजर आए। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पुलिस केमिकल अटैक कर रही है और पाकिस्तान मीडिया से इस तरह की एक तस्वीर भी जारी हुई। इसके साथ दावा किया गया है कि इमरान समर्थकों पर पुलिस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर बौछार कर रही है। ये प्रदर्शनकारी एसिड की बौछार से जल गया। जलते शरीर को राहत देने के लिए ये तालाब में घुस गया। इमरान खान की एक तस्वीर आंसू गैस के शेल के साथ भी जारी हुई। इमरान खान ने कहा कि पुलिस निहत्थे लोगों का शिकार कर रही है। तोशाखाना गबन मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है। 14 मार्च की शाम से पुलिस ने इमरान खान का जमा पार्क वाला घर घेर रखा है। पाकिस्तान में बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज है कि पूरा पाकिस्तान जल रहा है। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए समर्थकों का सहारा ले रहे हैं।
उनके समर्थक पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के शहर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी और हिंसा हो रही है। फिलहाल लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। समा पार्क में इमरान के घर के बाहर भीड़ जुटी है। सुबह 10 बजे तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती है। इमरान खान के घर के बाहर टेंट लगे हुए हैं, समर्थक डटे हुए हैं। फिलहाल आग पर लाहौर हाईकोर्ट ने पानी डाल दिया है, लेकिन पाकिस्तान का सुलगना तय है, क्योंकि शहबाज शरीफ अपने प्रतिद्वंदी को खत्म किए बिना मानेंगे नहीं और इमरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क को जलाने से बाज नहीं आने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस्ड, सबसे सॉलिड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजा ताकि रूसी मिसाइलों को रोका जा सके। मगर अब पुतिन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंक दिया है। ऐसे में क्या अमेरिकी पैट्रियट रूस की किलर मिसाइलों के आगे टिक पाएगा? आप भी देखिए। यूक्रेन की सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने अपने सबसे सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कीव भेजा, जिसका नाम है पैट्रियट। लेकिन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के इस दांव को भी धुआं करने का प्लान तैयार कर लिया है और जानते हैं अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को वॉर जोन में तहस नहस करने के लिए अपने 2 घातक ब्रह्मास्त्रों की खेप को बैटल ग्राउंड में तैनात कर दिया, और वो हैं किंजल और जिरकॉन मिसाइल। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2023 में यूक्रेन और उसके हथियारों के संपूर्ण विनाश का हाइपरसोनिक अटैक मास्टर प्लान तैयार किया है। और आपको बता दें कि रूस की किंजल और जिरकॉन दोनों हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। आखिर इनकी ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात जिरकॉन की। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 10 मीटर तक लंबी है। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 से 1000 किलोमीटर तक है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ये मिसाइल 400 किलो तक विस्फोटक साथ ले जा सकती है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस हथियार से पार पाना फिलहाल तो किसी के बूते की बात नहीं, क्योंकि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देगा। जल्द ही रूसी डिफेंस सरफेस बेस्ड यानी जमीन से दागी जाने वाली जिरकॉन मिसाइल तैयार करेगा और साल 2023 के भीतर ही जिरकॉन के सरफेस वेरिएंट को सेना के हवाले कर देगा। ठीक इसी तरह रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी तबाही का दूसरा नाम है, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब साफ है कि साल 2023 में रूस अब उन हथियारों को वॉर जोन में झोंकने की तैयारी कर रहा है जो जंग के वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
ऐसे में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट इनके हमलों को रोक पाएगा या इनके प्रहार से खुद तबाह हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्की अभी भूकंप की आपदा से उबर भी नहीं सका था कि वहां बाढ़ ने कहर मचा दिया है। भूकंप की वजह से बेघर हुए लोग अब सैलाब का सामना कर रहे हैं। भूकंप के बाद लगाए गए शिविरों में पानी भर गया है। सैलाब की वजह से सैकड़ों गाड़ियां भी बह गई हैं। नुकसान कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको तस्वीरें देखकर हो जाएगा। इसे सिर्फ संयोग कहेंगे या फिर तुर्की की बदनसीबी। जो मुल्क अभी भूकंप की तबाही से उबर भी नहीं सका था, वहीं कुदरत ने एक और जोरदार प्रहार किया है। तुर्की की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। इतना ज्यादा पानी है और इतनी तेज लहरें हैं कि गाड़ियां बह रही हैं। लोग जहां तहां भागकर जान बचा रहे हैं। देखिए एक अंडरपास कैसे नदी की तरह नजर आ रहा है। इसमें कई लोग फंसे हैं। जो खुशकिस्मत हैं उन्हें भीड़ ने बचा लिया, लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। तुर्की की सड़कों पर एक बार फिर आपात हालात हैं। कई इलाकों में ग्राउंड फ्लोर डूब गया है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाए गए शिविर तबाह हो गए हैं। खाने पीने का जो भी सामान जुटाया गया था वो भी बह गया। भूकंप से कांपती धरती को देखने वाले लोग फिर कुदरत के क्रोध को देखकर दहशत में हैं। इस बार तुर्की की जमीन खामोश है, लेकिन सैलाब का शोर सिहरन पैदा कर रहा है। इस बार इमारतें सलामत हैं, लेकिन गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। फ्लैश फ्लड की स्पीड जानलेवा साबित हो रही है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लापता हैं। इस सैलाब ने कितने लोगों को अपने साथ बहाया है, इस पानी में कितने लोग डूब गए, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा रहा है। इस फ्लैश फ्लड की वजह तुर्की में कुछ इलाकों में हुई बेहिसाब बारिश है। सबसे ज्यादा तबाही सैनली उर्फा प्रांत में हुई थी। यहां भूकंप से भी बड़ी तबाही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।